एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम रटने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को समझकर मास्टर करते हैं। आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के सीबीएसई चैप्टर मास मीडिया एंड कम्युनिकेशंस को रिवाइज करेंगे। आराम से बैठिए। अगर नोटबुक पास हो तो अच्छा, लेकिन आप इसे पैसिवली सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम मीडिया का चैप्टर समझते हुए स्टेट, मार्केट और सोसाइटी के कनेक्शन को साफ करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ग्लोबलाइजेशन, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, एफएम, डिजिटल डिवाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर राइटिंग टिप्स तक सब करेंगे। और सुनते समय एक बात याद रखना, हम सिर्फ समरी नहीं सुनेंगे। बीच बीच में तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कभी एक लाइन में आंसर देना होगा, कभी दो कॉन्सेप्ट्स कंपेयर करने होंगे। अगर कोई डाउट आए, उसे तुरंत डिसमिस मत करना। एक सेकंड रुककर सोचो कि तुम्हारा आंसर किस एविडेंस पर बेस्ड है। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हें एग्जाम में फेमिलियर चैप्टर को प्रिसाइज आंसर में बदलने में मदद करेगा। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। मास मीडिया वे कम्युनिकेशन फॉर्म्स हैं जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं। टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, फिल्म्स, मैगजीन्स, रेडियो, एडवर्टाइजमेंट्स, वीडियो गेम्स और सीडीएस इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें मास मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑडियंस इंडिविजुअल या छोटे ग्रुप नहीं, बल्कि मास ऑडियंस होती है। मास कम्युनिकेशन भी इसी ब्रॉड प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या हर कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन है? नहीं। अगर तुम अपनी फ्रेंड को एक निजी मैसेज भेजती हो, वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। लेकिन जब एक न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशन या टेलीविजन चैनल एक साथ बहुत बड़े ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट पहुंचाता है, तब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं। यही स्केल इस चैप्टर की पहली की है। चैप्टर मीडिया को केवल टेक्नोलॉजी नहीं मानता, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। इसका स्ट्रक्चर और कंटेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से शेप होता है। यानी सोसाइटी बदलती है तो मीडिया का रूप और कंटेंट बदल सकता है, और मीडिया भी सोसाइटी की सोच, पब्लिक ओपिनियन और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रभावित करता है। इस दो तरफा रिलेशन को डायलेक्टिकल रिलेशनशिप कहा गया है। एक छोटा चेक। अगर क्वेश्चन पूछे कि मीडिया और सोसाइटी का रिलेशन डायलेक्टिकल क्यों है, तो तुम क्या लिखोगे? केवल ये मत लिखना कि मीडिया सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। पूरा आंसर तभी बनेगा जब तुम लिखोगे कि सोसाइटी की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल कंडीशंस मीडिया को शेप करती हैं और मीडिया वापस सोसाइटी पर फार रीचिंग इन्फ्लुएंस डालता है। एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। मास कम्युनिकेशन के लिए फॉर्मल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। लार्ज स्केल कैपिटल, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट डिमांड्स को पूरा करने के लिए बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, मेजर इन्वेस्टमेंट्स और बहुत से एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। इसलिए स्टेट और मार्केट दोनों मीडिया की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में मेजर रोल निभा सकते हैं। और एक्सेस सबके लिए इक्वल नहीं होता। अलग अलग सेक्शंस ऑफ पीपल मास मीडिया को कितनी आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें शार्प डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ चैप्टर डिजिटल डिवाइड का लिंक देता है। इसलिए मीडिया एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को समान एक्सेस मिल गया। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में बहुत यूजफुल है। अब हमारा लर्निंग मैप तैयार है। पहले मॉडर्न मास मीडिया के बिगिनिंग्स, फिर कॉलोनियल इंडिया में नेशनलिस्ट प्रेस, उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में डेवलपमेंट अप्रोच, फिर रेडियो और टेलीविजन, प्रिंट मीडिया में टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल चेंजेस, और अंत में ग्लोबलाइजेशन के बाद मार्केट, प्राइवेट चैनल्स, रीजनलाइजेशन और ऑडियंस रिलेटेड इश्यूज। हर स्टेज में हम पूछेंगे कि मीडिया किसके लिए काम कर रहा था और किस कॉन्टेक्स्ट ने उसे शेप किया। चलो शुरुआत करते हैं प्रिंटिंग प्रेस से। चैप्टर के अनुसार फर्स्ट मॉडर्न मास मीडिया इंस्टीट्यूशन प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट से जुड़ा था। जोहान गुटेनबर्ग ने मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप में 1440 में विकसित की। शुरुआती प्रिंटेड बुक्स मुख्यतः रिलीजियस बुक्स थे, इसलिए बिगिनिंग में प्रिंट का ऑडियंस ब्रॉड नहीं बल्कि लिमिटेड और लिटरेट था। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ प्रिंट इंडस्ट्री भी ग्रो हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी का होना अलोन पर्याप्त नहीं था। न्यूज़पेपर्स को मास ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन और लिटरेसी में फर्दर डेवलपमेंट जरूरी था। मिड 19th सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स बड़े ऑडियंस तक पहुंचना शुरू हुए। यही वह पॉइंट है जहां प्रिंट सोशल कनेक्शन का पावरफुल माध्यम बनता है। सोचो,
अलग अलग कॉर्नर्स में रहने वाले लोग एक ही न्यूज पढ़ते या सुनते हैं। वे एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि वे किसी शेयर्ड कम्युनिटी का हिस्सा हैं। चैप्टर इसी प्रोसेस को वी फीलिंग से जोड़ता है। न्यूज़पेपर ने इंफॉर्मेशन के साथ बिलोंगिंग की फीलिंग भी क्रिएट की। बेनेडिक्ट एंडरसन ने इसी आइडिया को नेशनलिज्म से जोड़ा। उनके अनुसार नेशन को इमेजिन कम्युनिटी की तरह समझा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि नेशन इमेजिनरी या अनरियल है। मीनिंग ये है कि बहुत से लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते नहीं, फिर भी कॉमन न्यूज़ और शेयर्ड नैरेटिव्स के माध्यम से टुगेदरनेस महसूस करते हैं। यहाँ कॉमन मिस्टेक सुनो। इमेजिन कम्युनिटी को फेक कम्युनिटी मत लिख देना। एग्जाम में साफ लिखना कि नेशन के मेंबर्स एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, पर कॉमन कम्युनिकेशन उन्हें बिलोंगिंग और टुगेदरनेस का अनुभव कराती है। यही मीडिया और नेशनलिज्म का सोशोलॉजिकल लिंक है। इंडिया में 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में लिखते और डिबेट करते थे। इंडियन नेशनलिज्म का ग्रोथ कोलोनियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल से क्लोजली लिंक था। नेशनलिस्ट प्रेस ने एंटी कॉलोनियल पब्लिक ओपिनियन को नर्चर और चैनलाइज किया। इस तरह प्रेस ने केवल न्यूज़ रिपोर्ट नहीं की, उसने पॉलिटिकल आइडियाज और रिफॉर्म डिबेट्स को सर्किट किया। एक रिकॉल क्वेश्चन। नेशनलिस्ट प्रेस ने कॉलोनियल रूल को चैलेंज करने में कैसे मदद की? अपने आंसर में 3 आइडियाज रखो। ऑप्रेसिव मेजर्स का विरोध, एंटी कॉलोनियल पब्लिक ओपिनियन का निर्माण और लोगों में कॉमन कॉज की अवेयरनेस। अगर तुम केवल न्यूज़पेपर्स ने नेशनलिज्म बढ़ाया लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन अधूरी रहेगी। कॉलोनियल स्टेट में नेशनलिस्ट प्रेस की आवाज को थ्रेट की तरह देखा, इसलिए सेंसरशिप और मॉनिटरिंग का इस्तेमाल हुआ। एल्बर्ट बिल एजिटेशन के दौरान 1883 में सेंसरशिप का एग्जाम्पल दिया गया है। न्यूज़पेपर्स और फिल्म स्टेट से ऑटोनमस थे, लेकिन राज द्वारा स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड थे। रेडियो पूरी तरह स्टेट ओन था, इसलिए नेशनल व्यूज फ्रीली एक्सप्रेस नहीं हो सकते थे। क्या लिमिटेड सर्कुलेशन का मतलब लिमिटेड इन्फ्लुएंस था? जरूरी नहीं। लिटरेट पब्लिक छोटा था, इसलिए न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वाइडली सर्कुलेट नहीं होते थे। लेकिन न्यूज़ और ओपिनियंस मार्केट्स, ट्रेडिंग सेंटर्स, कोर्ट्स और टाउन्स जैसे हब से वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आगे फैलते थे। इसलिए नेशनलिस्ट प्रेस का इन्फ्लुएंस उसकी सर्कुलेशन से बहुत आगे तक जाता था। चैप्टर कुछ पब्लिकेशंस के एग्जाम्पल्स भी देता है। राजा राममोहन रॉय का संवाद कौमुदी बंगाली में 1821 और मिरात उल अकबर पासियान में 1822 में प्रकाशित हुए। फर्दुंजी मुर्जबान ने बॉम्बे समाचार शुरू किया। आगे सोम प्रकाश, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर, द मद्रास मेल और द स्टेट्समैन जैसे पब्लिकेशंस आए। डेट्स को लिस्ट की तरह नहीं, प्रिंट ग्रोथ के एविडेंस की तरह समझो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन नेशनलिस्ट प्रेस पर आए तो एग्जाम्पल्स ऑप्शनल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन कोर आर्ग्यूमेंट मत भूलना। केसरी, मातृभूमि और अमृता बाजार पत्रिका जैसे न्यूज़पेपर्स नेशनल कॉज की एडवोकेसी करते थे और कॉलोनियल ऑपरेशन का विरोध करते थे। सेंसरशिप के बावजूद उनका पब्लिक रोल समाप्त नहीं हुआ। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, मॉडर्न मास मीडिया का राइज टेक्नोलॉजी और लिटरेसी से जुड़ा। न्यूज़पेपर्स ने शेयर्ड कॉन्शियसनेस बनाई और कॉलोनियल इंडिया में प्रेस नेशनलिज्म का व्हीकल बना। लेकिन मीडिया हमेशा एक ही रोल में नहीं रहा। इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट ने उससे नेशन बिल्डिंग की उम्मीद की। अब उसी शिफ्ट को देखते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया को डेमोक्रेसी का वॉचडॉग बनने के लिए कहा। मीडिया से सेल्फ रिलायंस और नेशनल डेवलपमेंट की स्पिरिट फैलाने की अपेक्षा थी। यहाँ मीडिया को केवल एंटरटेनमेंट बिजनेस नहीं, बल्कि न्यूली फ्री नेशन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्टनर माना गया। मीडिया को डेवलपमेंटल एफर्ट्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए यूज किया गया। साथ ही अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, विडोज का ऑस्ट्रासिज्म, विचक्राफ्ट और फेथ हीलिंग जैसी ओप्रेसिव प्रैक्टिसेस के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने की कोशिश हुई। रैशनल और साइंटिफिक इथोस प्रमोट करना भी गोल था, ताकि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी बिल्डिंग प्रोसेस में मदद मिले। एक सटल पॉइंट है, मीडिया को सोशल रिफॉर्म के लिए यूज करना और मीडिया का डेमोक्रेटिक वॉचडॉग होना रिलेटेड है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं। सोशल रिफॉर्म में ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस को चैलेंज करना आता है। वॉचडॉग रोल में डेमोक्रेसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पर नजर रखना आता है।
आंसर में दोनों को अलग अलग पॉइंट्स बनाकर लिखना ज्यादा प्रिसाइज रहेगा। फिल्म्स डिवीजन ने गवर्नमेंट न्यूज रील्स और डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस किए। इन्हें मूवी थिएटर्स में फिल्म से पहले दिखाया जाता था। इनका उद्देश्य स्टेट द्वारा डायरेक्टेड डेवलपमेंट प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना था। इससे हमें दिखता है कि उस समय मीडिया कंटेंट पर स्टेट की विजन ऑफ डेवलपमेंट का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। अब एक प्रेडिक्शन, अगर पूछा जाए कि अर्ली इंडिपेंडेंट इंडिया में स्टेट मीडिया को कैसे देखता था, तो आंसर में 3 वर्ड्स याद रखो: डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म और नेशनल इंटीग्रेशन, और इनके साथ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी जोड़ो। ये कीवर्ड्स आंसर को चैप्टर के अप्रोच से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। अब रेडियो पर आते हैं। इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 1920s में कोलकाता और चेन्नई के अमाचुर हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लब से शुरू हुई। 1940s में वर्ल्ड वॉर वन आई के दौरान ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के रूप में मैच्योर हुई और साउथ ईस्ट एशिया में एलाइड फोर्सेस के प्रोपागेंडा का मेजर इंस्ट्रूमेंट बनी। इंडिपेंडेंस के समय केवल 6 रेडियो स्टेशंस थे जो मुख्यतः अर्बन ऑडियंस को केटर करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद मीडिया डेवलपमेंट पार्टनर माना गया, इसलिए AIR के प्रोग्राम्स में न्यूज़, करंट अफेयर्स और डेवलपमेंट डिस्कशंस प्रमुख थे। लेकिन लिसनर्स को केवल सीरियस कंटेंट नहीं चाहिए था। एयर ने विविध भारती चैनल एक्वायर किया, जहां हिंदी फिल्म, सॉन्ग्स और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स पॉपुलर हुए। इससे एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजिंग का कनेक्शन साफ दिखता है। 1947 में AIR के पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 6 स्टेशंस और लगभग 2,80,000 रेडियो रिसीवर सेट्स थे, जबकि पॉपुलेशन 350 मिलियन थी। गवर्नमेंट ने रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने को प्रायोरिटी दी, खासकर स्टेट कैपिटल्स और बॉर्डर एरियाज में। बाद में AIR ने नेशनल, रीजनल और लोकल 3 टियर सर्विस विकसित की, जो इंडिया की ज्योग्राफिक, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को केटर करती थी। पहले रेडियो सेट की कॉस्ट एक मेजर कंस्ट्रेंट थी। 1960s की ट्रांजिस्टर रेवोल्यूशन ने बैटरी ऑपरेटेड और मोबाइल सेट्स के कारण रेडियो को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया और यूनिट प्राइस सब्सटैंशियली कम हुई। यहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ा रही, वह एक्सेस का पैटर्न भी बदल रही है। यही बात डिजिटल डिवाइड समझने में भी यूजफुल है। एयर ने ग्रीन रेवोल्यूशन के हाई यील्डिंग वैराइटीज पर भी सस्टेन्ड कैंपेन चलाया। 1967 से 10 वर्षों तक कई स्टेशंस ने स्पेशल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फील्ड विजिट्स करते, फार्मर्स के प्रत्यक्ष अनुभव रिकॉर्ड करते और उन्हें प्रसारित करते। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि रेडियो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल नॉलेज के कम्युनिकेशन का माध्यम बन सकता है। एक क्विक रिकॉल, AIR को डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मीडियम क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि उसने केवल न्यूज़ या सॉन्ग्स नहीं दिए, उसने एग्रीकल्चर जैसे डेवलपमेंट कंसर्न्स पर सस्टेन प्रोग्राम्स बनाए और स्पेशलिस्ट तथा फार्मर्स की इंफॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचाई। इस आंसर में एग्जाम्पल और फंक्शन दोनों लिखना। वॉर्स और ट्रेजेडीज ने भी AR की एक्सपेंशन को प्रभावित किया। 1962 के चाइना वॉर के बाद टॉक्स यूनिट शुरू हुआ। 1971 बांग्लादेश क्राइसिस के समय आवरली न्यूज सर्विस लाई गई। 1991 में राजीव गांधी की असैसिनेशन के बाद बुलेटिन्स राउंड द क्लॉक हुए। इन एग्जाम्पल्स को याद करते समय सेंट्रल आइडिया यह है कि क्राइसिस ने ब्रॉडकास्टिंग नीड्स को एक्सपैंड किया। अब प्राइवेट FM की तरफ बढ़ते हैं। 2002 में प्राइवेटली ओन्ड FM स्टेशंस आए और एंटरटेनमेंट प्रोग्रामिंग को बूस्ट मिला। इन स्टेशंस को पॉलिटिकल न्यूज़ बुलेटिन्स ब्रॉडकास्ट करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए पॉपुलर म्यूजिक और ऑडियंस रिटेंशन पर जोर रहा। कई पॉपुलर FM चैनल्स मिया कॉन्ग्लोमरेट से जुड़े थे। यहाँ ओनरशिप और कंटेंट का रिलेशन दिखाई देता है। चैप्टर लोकल रेडियो की पोटेंशियल पर भी ध्यान देता है। बिहार के राघव महतो ने अपने रिपेयर शॉप से लो कॉस्ट FM स्टेशन चलाया। वहां सॉन्ग्स के साथ HIV और पोलियो पर पब्लिक इंटरेस्ट मैसेजेस, मिसिंग चिल्ड्रन अलर्ट्स और लोकल शॉप इंफॉर्मेशन भी प्रसारित होती थी। लोकल लिसनर्स रिक्वेस्ट्स हैंड रिटन मैसेजेस और फोन कॉल से भेजते थे। ये लोकल कल्चर और लोकल इंफॉर्मेशन की डिमांड दिखाता है। क्या रेडियो डाइंग आउट है? चैप्टर का आंसर सिंपल यस या नो नहीं है। AR का वाइड रीच, FM की पॉपुलैरिटी और लोकल न्यूज़ की ग्रोइंग डिमांड बताते हैं कि रेडियो का फॉर्म बदल रहा है। फ्यूचर पोटेंशियल प्राइवेटाइजेशन
और कम्युनिटी ऑन रेडियो स्टेशंस में देखा गया है। इसलिए एग्जाम में बैलेंस डिस्कशन लिखना एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं। मिनी रिकैप। रेडियो का जर्नी हेम क्लब से पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, एआईआर के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, विविध भारती के एंटरटेनमेंट और प्राइवेट एफएम की लोकलाइज्ड प्रोग्रामिंग तक जाता है। स्टेट कंट्रोल, डेवलपमेंट गोल्स, टेक्नोलॉजी, एक्सेस और मार्केट सभी इस जर्नी मौजूद हैं। अब टेलीविजन पर जाएंगे, जहां एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के साथ कमर्शलाइजेशन और ऑडियंस टारगेटिंग और ज़्यादा विजिबल हो जाती है। इंडिया में टेलीविजन प्रोग्रामिंग 1959 में एक्सपेरिमेंटली शुरू हुई और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का उद्देश्य था। साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट ने अगस्त 1975 से जुलाई 1976 तक 6 स्टेट्स के रूरल कम्युनिटी व्यूअर्स के लिए ब्रॉडकास्ट किए। इंस्ट्रक्शनल ब्रॉडकास्ट 2400 टीवी सेट्स पर रोज 4 घंटे सीधे पहुंचाए जाते थे। 1975 तक दूरदर्शन के स्टेशंस दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और अमृतसर में थे। एक वर्ष के भीतर कोलकाता, चेन्नई और जालंधर भी जुड़े। हर सेंटर पर न्यूज़, चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स, वुमेन्स प्रोग्राम्स, फार्मर्स प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट का मिक्स था। इससे टेलीविज़न की डेवलपमेंटल और पब्लिक एजुकेशन ओरिएंटेशन समझ आती है। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम्स कमर्शलाइज हुए और स्पॉन्सर्स के एडवर्टाइजमेंट्स आने लगे, टारगेट ऑडियंस बदलने लगी। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स बढ़े और अर्बन कंज्यूमिंग क्लास की ओर डायरेक्टेड हुए। कलर ब्रॉडकास्टिंग 1982 एशियन गेम्स के दौरान आया। नेशनल नेटवर्क के एक्सपेंशन ने टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की रैपिड कमर्शियलाइजेशन को फर्दर एक्सेलरेट किया। हम लोग को चैप्टर टर्निंग पॉइंट की तरह डिस्कस करता है। ये इंडिया का फर्स्ट लॉन्ग रनिंग सोप ओपेरा था और एंटरटेनमेंट एजुकेशन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता था। प्रोग्राम में जेंडर इक्वालिटी, स्मॉल फैमिली साइज और नेशनल इंटीग्रेशन जैसे सोशल थीम्स रखे। हर एपिसोड के अंत में अशोक कुमार एजुकेशनल लेसन को व्यूअर्स की एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करते थे। हम लॉग का असर केवल मैसेज तक सीमित नहीं था। व्यूअर्स अपने फेवरेट कैरेक्टर्स से पैरासोशल इंटरेक्शन महसूस करते थे, यानी टेलीविजन कैरेक्टर्स के साथ एक तरफा लेकिन इमोशनली मीनिंगफुल कनेक्शन। लोग अपने डेली शेड्यूल्स एडजस्ट करते और कभी-कभी कैरेक्टर्स से स्क्रीन के थ्रू बात भी करते। इससे टेलीविजन की इंटीमेट और सोशल इन्फ्लुएंस दोनों समझ आती है। हम लोग को एवरेज ब्रॉडकास्ट में लगभग 50 मिलियन इंडिविजुअल्स देखते थे और व्यूअर्स के 4 लाख से अधिक लेटर्स आए। इसके एडवर्टीजमेंट्स ने मागी जैसे नए कंज्यूमर प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने में भी भूमिका निभाई। इसलिए प्रोग्राम एक साथ एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ऑडियंस पार्टिसिपेशन और कमर्शियलाइजेशन का केस बनता है। एक सेकंड सोचो, अगर टेलीविजन सोशल थीम्स भी प्रमोट करता है और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी, तो क्या वो केवल एजुकेशनल मीडियम है? नहीं, मीडिया के मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। कंटेंट में डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट, आइडेंटिटी, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक डिबेट साथ साथ आ सकते हैं। आंसर में इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाना हाई वैल्यू अप्रोच है। 1991 में इंडिया में एक स्टेट कंट्रोल टीवी चैनल दूरदर्शन था। 1998 तक लगभग 70 चैनल्स हो गए। MID 1990S के बाद प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स तेजी से मल्टीप्लाई हुए। CNN और स्टार टीवी के अराइवल ने प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन का संकेत दिया। 1992 में जी टीवी हिंदी बेस्ड सैटेलाइट एंटरटेनमेंट चैनल के रूप में आया। रीजनल चैनल्स भी तेजी से बढ़े, जैसे सन टीवी, ईनाडू टीवी, उदय टीवी, राज टीवी और एशियानेट। फॉरेन नेटवर्क्स ने भी इंडियन ऑडियंस के लिए फेमिलियर लैंग्वेज और कल्चरल रेफरेंसेस अपनाए। स्टार प्लस ने इंग्लिश जनरल एंटरटेनमेंट से हिंदी प्रोग्रामिंग की ओर शिफ्ट किया। ये लोकलाइजेशन दिखाती है कि ग्लोबल मीडिया को लोकल ऑडियंस की प्रेफरेंसेस समझनी पड़ती हैं। टेलीविजन के फॉर्मेट्स भी डाइवर्स हुए। न्यूज़ चैनल्स, रीजनल चैनल्स, रियलिटी शोज, टॉक शोज, बॉलीवुड शोज, फैमिली सोप्स, इंटरैक्टिव शोज, गेम शोज और कॉमेडी शोज। न्यूज़ लाइवली, इनफॉर्मल और इमीडिएट हुई। टेलीविजन ने पब्लिक डिबेट और इंटीमेसी को एक्सपैंड किया, लेकिन चैप्टर सवाल भी उठाता है कि क्या सीरियस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज कभी-कभी निगलेक्ट हो सकते हैं।
प्रिंस के रेस्क्यू का एग्जाम्पल इसी टेंशन को समझाता है। कंटिन्यूअस टेलीविजन कवरेज ने नेशनल कंसर्न और कम्युनिटी सपोर्ट पैदा किया, लेकिन कैमराज ने बच्चे की प्राइवेट सफरिंग को रिपीटेडली ब्रॉडकास्ट भी किया। इसलिए मीडिया का पॉजिटिव रोल और वोयूरिज्म यानी दूसरों के निजी या इंटीमेट मोमेंट्स में पीप करना, दोनों पॉसिबिलिटीज पर डिस्कशन हो सकती है। अब तक हम टेलीविजन के 3 स्टेजेस देख चुके हैं: रूरल डेवलपमेंट और इंस्ट्रक्शन, दूरदर्शन का पब्लिक प्रोग्रामिंग मॉडल, और ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राइवेट तथा कमर्शियल टेलीविजन। एग्जाम में ट्रेस द चेंजेस पूछा जाए तो क्रोनोलॉजी के साथ पर्पस, ओनरशिप और ऑडियंस का शिफ्ट जरूर लिखना। केवल चैनल्स की संख्या गिनाना पर्याप्त नहीं होगा। अब प्रिंट मीडिया पर लौटते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद न्यूज़पेपर्स ने नेशन बिल्डिंग में पार्टनर की भूमिका जारी रखी। उन्होंने डेवलपमेंटल इश्यूज उठाए और वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल को वॉइस देने की कोशिश की। लेकिन समय के साथ जर्नलिज्म का कैरेक्टर बदला। कॉलिंग और पब्लिक सर्विस आइडियलिज्म से प्रोफेशन और बिजनेस एंटरप्राइज की ओर मूवमेंट हुआ। 1975 की इमरजेंसी और मीडिया सेंसरशिप प्रिंट मीडिया के लिए ग्रेवेस्ट चैलेंजेस में से एक थी। पीरियड 1977 में डेमोक्रेसी रिस्टोर होने के साथ समाप्त हुआ। चैप्टर इंडिया की फ्री मीडिया पर प्राइड व्यक्त करता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि मीडिया पॉलिटिकल कंडीशन से अलग नहीं है। स्टेट और मीडिया का रिलेशन हिस्टोरिकल और चेंजिंग दोनों है। ग्लोबलाइजेशन के बाद ये डर था कि टेलीविजन और इंटरनेट के कारण प्रिंट मीडिया साइडलाइन हो जाएगा। लेकिन इंडिया में न्यूज़पेपर्स की सर्कुलेशन बढ़ी। इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, खासकर हिंदी, तेलुगु और कन्नड़, ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई। ये इम्पॉर्टेंट करेक्शन है। न्यू मीडिया के आने से पुराना मीडियम हमेशा समाप्त नहीं होता, वह अडाप्ट भी कर सकता है। इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन के पीछे कई रीजन थे। लिटरेट लोग सिटीज में माइग्रेट कर रहे थे। स्मॉल टाउन्स और विलेजेस के रीडर्स की नीड्स सिटीज से अलग थीं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एडिशंस, लोकल न्यूज़, सप्लीमेंट्स, पुल आउट्स और नीश बुकलेट्स आए। सिंप्लीफाइड और कोलोक्वियल लैंग्वेज ने भी न्यूज़पेपर्स को लोकल ऑडियंसेस के करीब किया। इनाडू का एग्जाम्पल याद रखो। उसने रूरल कॉजेस एसोसिएशन बनाया, डिस्ट्रिक्ट डेलीज शुरू की और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स की सेंसेशनल न्यूज तथा विलेज और स्मॉल टाउन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स प्रकाशित किए। इससे लोकल रेलेवेंस और सर्कुलेशन बढ़ी। ये एग्जाम्पल बताता है कि मार्केट स्ट्रैटेजी और रीजनल सोशल कनेक्शन साथ मिलकर मीडिया ग्रोथ को शेप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने न्यूज़पेपर प्रोडक्शन भी बदल दिया। लेट 1980s और अर्ली 1990s से रिपोर्टर्स डेस्क से फाइनल पेज प्रूफ तक प्रोसेस ऑटोमेटिक होने लगा। पर्सनल कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग और न्यूज़ मेकिंग सॉफ्टवेयर ने यह संभव किया। रिपोर्टर के टूल्स भी बदल गए। शॉर्ट हैंड नोटबुक और टाइपराइटर की जगह डिजिटल रिकॉर्डर, लैपटॉप, मोबाइल या सैटेलाइट फ़ोन जैसे टूल्स आए। इस टेक्नोलॉजिकल चेंज का इफेक्ट क्या हुआ? न्यूज़ गैदरिंग तेज हुई, डेडलाइंस आगे बढ़ी, एडिशंस की संख्या बढ़ी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सेपरेट एडिशन संभव हुए। लेकिन एक दूसरा इफेक्ट भी था। प्राइसेस कम करने के लिए न्यूज़पेपर्स एडवर्टाइजमेंट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हुए और स्पॉन्सर्स का कंटेंट पर ग्रेटर से हो सकता था। यही मीडिया और मार्केट का टेंशन है। न्यूज़पेपर्स ने ऑडियंस को वाइडन करने के लिए वेरिड इंटरेस्ट को टारगेट किया। ओल्डर रीडर्स पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, जबकि यंगर रीडर्स स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट या सोसाइटी गॉसिप जैसे स्पेसिफिक पेजेस पर सीधे जा सकते थे। इस सेगमेंटेड इंटरेस्ट ने प्लुरैलिटी ऑफ स्टोरीज को बढ़ाया। इंफोटेनमेंट यानी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन रीडर्स की इंटरेस्ट सस्टेन करने का तरीका बना। लेकिन इंफोटेनमेंट को सिंपली गुड या बैड मत लिखना। ये ऑडियंस को एंगेज कर सकता है, पर मीडिया कंटेंट के कंज्यूमर प्रोडक्ट बनने की चिंता भी पैदा करता है। चैप्टर पूछता है कि क्या रीडर्स बदले हैं या न्यूज़पेपर्स बदले हैं। स्ट्रॉन्ग आंसर दोनों को कनेक्ट करेगा। रीडर्स की सेगमेंटेड प्रेफरेंसेस और मार्केट ओरिएंटेड न्यूज़पेपर स्ट्रेटेजीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। प्रिंट मीडिया का रिकैप: नेशनलिस्ट प्रेस ने पब्लिक ओपिनियन और फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया। इंडिपेंडेंट इंडिया में नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंटल इश्यूज पर फोकस रहा। इमरजेंसी ने सेंसरशिप का चैलेंज दिखाया। ग्लोबलाइजेशन के बाद लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स और लोकल एडिशंस बढ़े। टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्शन तेज किया
और एडवर्टीजमेंट्स तथा इंफोटेनमेंट ने कमर्शियलाइजेशन को बढ़ाया। अब हम ग्लोबलाइजेशन की सेंट्रल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। अर्लियर मीडिया कंपनीज मोस्टली स्पेसिफिक डोमेस्टिक मार्केट्स और नेशनल रेगुलेशंस के भीतर ऑपरेट करती थीं। सिनेमा, प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन अलग अलग सेक्टर्स की तरह काम करते थे। पिछले कुछ दशकों में नेशनल मार्केट्स फ्लूइड ग्लोबल मार्केट की ओर गए और टेक्नोलॉजीज ने प्रीवियसली डिस्टिंक्ट मीडिया फॉर्म्स को फ्यूज करना शुरू किया। म्यूजिक ग्लोबलाइजेशन का यूजफुल एग्जाम्पल है। म्यूजिक रिटन या स्पोकन लैंग्वेज ना जानने वाले लोगों तक भी पहुंच सकता है। पर्सनल स्टीरियो सिस्टम्स, म्यूजिक टेलीविजन, एमटीवी और सीडीएस ने डिस्ट्रीब्यूशन के नए रास्ते दिए, लेकिन इंटरनेट ने म्यूजिक को डिजिटली डाउनलोड करना पॉसिबल बनाया, जिससे फैक्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स और म्यूजिक शॉप्स पर आधारित ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के फ्यूचर पर सवाल उठे। यहाँ मीडिया फ्यूजन का मतलब समझो। पहले म्यूजिक, टेलीविजन और प्रिंट अलग सेक्टर्स थे। टेक्नोलॉजी के कारण कंटेंट कई फॉर्मेट्स और प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट हो सकता है। इससे एक्सेस और कन्वीनियंस बढ़ती है। लेकिन इंडस्ट्री में कंसंट्रेशन का कंसर्न भी आता है, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स के हाथों में अधिक कॉन्सेंट्रेटेड हो सकती है। टेलीविजन में ग्लोबलाइजेशन का असर प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स के एक्सप्लोजन से दिखा। 1990s में CNN, स्टार टीवी और जी टीवी जैसे डेवलपमेंट्स आए। रीजनल लैंग्वेज नेटवर्क्स भी बढ़े। फॉरेन चैनल्स ने इंडियन ऑडियंसेस के लिए हिंदी प्रोग्रामिंग, डबिंग और रीजनल कंटेंट अपनाया। ग्लोबलाइजेशन इसलिए केवल फॉरेन कंटेंट का अराइवल नहीं, लोकलाइजेशन और मार्केट एडाप्टेशन भी है। एक एक्टिव रिकॉल। अगर कोई चैनल फॉरेन ओरिजिन का है, तो क्या उसका इंडियन ऑडियंस पर प्रभाव तभी होगा जब कंटेंट पूरी तरह फॉरेन रहे। चैप्टर के एग्जाम्पल्स बताते हैं कि फेमिलियर लैंग्वेज और कल्चरल फॉर्म्स ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। इसलिए नेटवर्क्स हिंदी बेल्ट, रीजनल लैंग्वेजेस और लोकल प्रेफरेंसेस को अपनाते हैं। इसे लोकलाइजेशन के रूप में एक्सप्लेन करना। इस पॉइंट पर एडजी का एक छोटा स्टडी यूज हो सकता है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट हो कि ग्लोबलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, तो एडजी से सोक्रेटिक तरीके से अपना आंसर टेस्ट कर सकते हो। पहले तुम डेफिनेशन दो, फिर कारण और एग्जाम्पल जोड़ो। इस तरह टूल तुम्हारे लिए आंसर नहीं रटाता, बल्कि रीजनिंग को स्टेप बाय स्टेप चेक कराता है। और डिफरेंस अभी यही क्लियर कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन में मीडिया मार्केट्स, टेक्नोलॉजीज और कंटेंट का नेशनल बाउंड्रीज के पार फैलना और कनेक्ट होना आता है। कमर्शलाइजेशन में कंटेंट और ब्रॉडकास्टिंग का मार्केट, एडवर्टाइजमेंट्स, स्पॉन्सर्स और कंज्यूमर ऑडियंस से अधिक जुड़ना आता है। दोनों रिलेटेड हैं, पर एक ही टर्म नहीं है। मीडिया का स्ट्रक्चर और कंटेंट स्टेट या मार्केट के इन्फ्लुएंस से बदलता है। अर्ली इंडिपेंडेंट डेकेड्स में स्टेट की विजन ऑफ डेवलपमेंट डोमिनेंट थी। POST 1990 ग्लोबलाइजेशन में मार्केट का रोल की हुआ। इस शिफ्ट ने डिबेट पैदा की कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल क्या होना चाहिए। क्या वह पब्लिक सर्विस और अकाउंटेबिलिटी को प्राथमिकता दे, या ऑडियंस और एडवर्टाइजिंग डिमांड को। मीडिया ओनरशिप भी इम्पॉर्टेंट इशू है। बड़े इन्वेस्टमेंट्स और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के कारण मीडिया इंस्टीट्यूशंस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। जब चैनल्स या स्टेशंस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स के ओनरशिप में हो, तो कंटेंट प्रायोरिटीज और ऑडियंस टारगेटिंग पर क्वेश्चंस उठ सकते हैं। चैप्टर इसे सीधे सिंपलिस्टिक कंक्लूजन की तरह नहीं, बल्कि सोशियोलॉजिकल डिबेट की तरह रखता है। डिजिटल डिवाइड को भी भूलना नहीं। मीडिया फॉर्म्स एक्सपैंड हुए, लेकिन डिफरेंट सोशल सेक्शंस के लिए एक्सेस समान नहीं है। कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल लोकेशन एक्सेस को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मीडिया के डेमोक्रेटिक पोटेंशियल को डिस्कस करते समय ये भी देखना होगा कि किसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, किस भाषा में मिल रही है और कौन उससे बाहर रह सकता है। एक कॉमन मिस्टेक, मीडिया को केवल सोसाइटी का मिरर मत लिखना। चैप्टर का डायलेक्टिकल आर्ग्यूमेंट कहता है कि मीडिया सोसाइटी से शेप्ड भी होता है और सोसाइटी को शेप भी करता है। इसी तरह मीडिया को केवल स्टेट कंट्रोल या केवल मार्केट कंट्रोल कहना भी गलत होगा, क्योंकि अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में स्टेट और मार्केट का रिलेटिव रोल बदलता रहा है। रेडियो और टेलीविजन के एग्जाम्पल से एक ब्रॉडर कंक्लूजन निकलता है। रेडियो ने पब्लिक एजुकेशन, डेवलपमेंट मैसेजेस और लोकल कम्युनिकेशन को सपोर्ट किया।
टेलीविजन ने रूरल इंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, सोशल थीम्स, एडवर्टाइजमेंट्स और पब्लिक डिबेट को कंबाइन किया। दोनों मीडियम्स की हिस्ट्री में टेक्नोलॉजी, स्टेट पॉलिसी, ऑडियंस नीड्स और मार्केट फोर्सेस लगातार इंटरेक्ट करते हैं। अब एग्जाम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मास मीडिया को मास क्यों कहा जाता है? आंसर में लिखो कि ये फॉर्म्स बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल्स दो, जैसे टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो या फिल्म्स। फिर मास कम्युनिकेशन का टर्म मेंशन करो। डेफिनेशन छोटी है पर वर्डिंग प्रिसाइज होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन मास मीडिया एंड सोसाइटी। आंसर फ्रेम 3 पार्ट्स का रखो। पहला, मीडिया सोसाइटी की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशो कल्चरल कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। दूसरा, मीडिया सोसाइटी के ओपिनियंस, नॉर्म्स और कल्चरल आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के रूप में कॉलोनियल प्रेस, स्टेट लेड डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन के मार्केट ओरिएंटेड मीडिया का उल्लेख करो। तीसरा क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस ने नेशनलिज्म के ग्रोथ में क्या योगदान दिया? पहले गुटेनबर्ग और मॉडर्न प्रिंट की बिगनिंग बताओ। फिर मिड 19th सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स के मास ऑडियंस तक पहुंचने की बात लिखो। अंत में बेनेडिक्ट एंडरसन का इमेजिन्ड कम्युनिटी आइडिया जोड़ो, जिसमें कॉमन न्यूज़ लोगों में वी फीलिंग और टुगेदरनेस पैदा करती है। चौथा क्वेश्चन नेशनलिस्ट प्रेस पर हो सकता है। इसमें सोशल रिफॉर्मर्स के न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में राइटिंग तथा कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ एंटी कॉलोनियल पब्लिक ओपिनियन की भूमिका समझाओ। सेंसरशिप और मॉनिटरिंग का उल्लेख करो। ये भी लिखो कि सर्कुलेशन लिमिटेड होने के बावजूद वर्ड ऑफ माउथ से इन्फ्लुएंस वाइडर पब्लिक तक फैलता था। पांचवा क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट इंडिया में मीडिया का अप्रोच डिस्कस करो। कीवर्ड्स होंगे वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, सेल्फ रिलायंस, नेशनल डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म और रैशनल साइंटिफिक ईथोस। फिल्म्स डिवीजन की न्यूज रील्स और डॉक्यूमेंट्रीज का एग्जाम्पल जोड़ सकते हो। आंसर में स्टेट की विजन ऑफ डेवलपमेंट को सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट की तरह जरूर दिखाना। छठा क्वेश्चन, रेडियो पर हो सकता है। इज रेडियो डाइंग आउट? डिस्कस। शुरुआत में रेडियो की कंटिन्यूड रिलेवेंस बताओ। फिर एआईआर के नेशनल, रीजनल और लोकल सर्विसेज, डेवलपमेंट ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांजिस्टर रेवोल्यूशन, प्राइवेट एफएम और लोकल न्यूज़ की डिमांड को पॉइंट्स बनाओ। अंत में बैलेंस्ड कंक्लूजन दो कि रेडियो का फॉर्म और ओनरशिप बदल रहे हैं, पोटेंशियल समाप्त नहीं हुआ। सातवां क्वेश्चन टेलीविजन के चेंजेस पर हो सकता है। क्रोनोलॉजी रखो। 1959 का एक्सपेरिमेंटल रूरल डेवलपमेंट, साइट, दूरदर्शन का एक्सपेंशन, कलर ब्रॉडकास्टिंग, कमर्शियलाइजेशन, प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स, रीजनल नेटवर्क्स और डाइवर्स फॉर्मेट्स। हम लोग को एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्ट्रेटेजी और सोशल थीम्स के एग्जाम्पल के रूप में जोड़ना आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आठवां क्वेश्चन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के चेंजेस ट्रेस करने को कह सकता है। पहले नेशनलिस्ट और नेशन बिल्डिंग रोल, फिर लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स की ग्रोथ, लोकल एडिशंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्शन, रिड्यूस्ड प्राइसेस, एडवर्टाइजिंग डिपेंडेंस और इंफोटेनमेंट लिखो। ओपिनियन पूछे तो बेनिफिट्स और कंसर्न्स दोनों दो, वन साइड प्रेज या क्रिटिसिज्म से बचना। अब तुम्हारी टर्न। बिना देखे 3 कॉन्ट्रास्ट बोलो। कॉलोनियल पीरियड और इंडिपेंडेंट इंडिया में मीडिया का रोल, स्टेट इन्फ्लुएंस और मार्केट इन्फ्लुएंस, पब्लिक एजुकेशन और कमर्शियल एंटरटेनमेंट। हर कॉन्ट्रास्ट में एक एग्जाम्पल जोड़ने की कोशिश करो। अगर आंसर अटक रहा है, पहले कीवर्ड्स लिखो और फिर सेंटेंसेस बनाओ। अब हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। चैप्टर की पूरी स्टोरी को एक लाइन में देखें तो मास मीडिया टेक्नोलॉजी से शुरू होकर सोशल इंस्टीट्यूशन बनता है। ये इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, रिफॉर्म, नेशनलिज्म, डेवलपमेंट और पब्लिक डिबेट को कैरी करता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर और कंटेंट हमेशा कॉन्टेक्स्ट, ओनरशिप, स्टेट, मार्केट और अनइक्वल एक्सेस से जुड़े रहते हैं। की टाइमलाइन बोलकर याद करो। 1440 में गुटेनबर्ग और मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। मिड 19th सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स का मास ऑडियंस तक पहुंचना। 1920s में इंडिया में हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लब्स। 1959 में एक्सपेरिमेंटल टेलीविजन। 1975 से 1976 तक साइट। 1980s में कलर टेलीविजन और एक्सपैंडिंग दूरदर्शन।
1990s में ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स, 2002 में प्राइवेट एफएम का बूस्ट। अब थीम्स की चेन बनाओ। प्रिंटिंग प्रेस ने न्यूज़पेपर्स को संभव बनाया। न्यूज़पेपर्स ने शेयर्ड कॉन्शियसनेस और नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया। कॉलोनियल प्रेस ने एंटी कॉलोनियल ओपिनियन को चैनलाइज किया। इंडिपेंडेंट इंडिया में मीडिया डेवलपमेंट और सोशल रिफॉर्म का पार्टनर बना। ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राइवेट ओनरशिप, कमर्शियलाइजेशन, लोकलाइजेशन और मीडिया कंपटीशन बढ़े। यह चेन आंसर को डिस्कनेक्टेड फैक्ट्स की लिस्ट बनने से बचाती है। एक फाइनल मिसकंसेप्शन चेक। रीजनल न्यूज़पेपर्स की ग्रोथ को ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ मत लिखना। चैप्टर बताता है कि ग्लोबलाइजेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी ने लोकल एडिशंस, लैंग्वेज कंटेंट और टारगेटेड ऑडियंसेस को भी बढ़ावा दिया। ग्लोबल और लोकल हमेशा ऑपोजिट्स नहीं होते। मीडिया इंडस्ट्री दोनों को जोड़कर नए मार्केट्स और आइडेंटिटीज बना सकती है। एग्जाम आंसर लिखते समय एक रिलायबल स्ट्रक्चर अपनाओ। डेफिनेशन या कॉन्टेक्स्ट से शुरुआत, फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसके बाद एग्जाम्पल्स और फाइनली इम्पैक्ट या क्रिटिकल एवेल्युएशन। डेट्स तभी लिखो जब वे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करें। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे डायलेक्टिकल रिलेशनशिप, इमेजिन कम्युनिटी, वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, कमर्शियलाइजेशन, इंफोटेनमेंट और डिजिटल डिवाइड। अब छोटा फाइनल चैलेंज, 5 लाइंस में एक्सप्लेन करो कि मीडिया सोसाइटी को कैसे बदलता है। पहली लाइन डेफिनेशन, दूसरी नेशनलिज्म या पब्लिक ओपिनियन, तीसरी डेवलपमेंट या रिफॉर्म, चौथी ग्लोबलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन, पांचवी डिजिटल डिवाइड या ओनरशिप कंसर्न। अपने वर्ड्स इस्तेमाल करो, लेकिन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स प्रिसाइज रहने चाहिए। आज हमने मास मीडिया एंड कम्युनिकेशंस को सिर्फ फॉर्म्स की लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि सोसाइटी के साथ जुड़े डायनामिक इंस्टीट्यूशन की तरह समझा। प्रिंटिंग प्रेस और न्यूज़पेपर्स ने शेयर्ड कॉन्शियसनेस तथा नेशनलिज्म को सपोर्ट किया। कॉलोनियल प्रेस ने ऑपरेशन को चैलेंज किया। इंडिपेंडेंट इंडिया में मीडिया डेवलपमेंट, रिफॉर्म और डेमोक्रेसी का पार्टनर बना। रेडियो और टेलीविजन ने एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और पब्लिक कम्युनिकेशन को एक्सपैंड किया। ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राइवेट मीडिया, कमर्शियलाइजेशन, लोकलाइजेशन, इंफोटेनमेंट और रीजनल ग्रोथ सामने आए। कॉमन मिस्टेक याद रखो, मीडिया और सोसाइटी का रिलेशन वन वे नहीं, डायलेक्टिकल है। अब नोटबुक बंद करने से पहले 5 लाइन चैलेंज का आंसर लिखो और अपने आंसर को एडजी के एक्टिव रिकॉल या एग्जैक्ट डाउट प्रैक्टिस से टेस्ट करो। और ये रिवीजन में यही कॉन्सेप्ट्स तुम्हें फैक्ट से आर्ग्यूमेंट्स तक ले जाएंगे। बहुत अच्छा काम किया। अब थोड़ा रेस्ट लो और फिर अपने वर्ड्स में चैप्टर दोहराओ।